हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज का जो विषय लिया है आप लोगों को बताने के लिए कि आयरन की टेबलेट्स को कैसे खाया जाए ताकि उसका ऑप्टिमल इफेक्ट आए बॉडी में। स्पेशली ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं या ऐसे लोग भी जिनको आयरन की टेबलेट दी जाती है एनीमिया के करेक्शन के लिए, उसमें क्या उनको बदलाव रखना चाहिए या अपने टेबलेट्स को लेते समय क्या सावधानी रखें ताकि बॉडी के अंदर अच्छे से पूरा असर आए। तो ऐसी गर्भवती महिलाएँ जो ये वीडियो देख रही होंगी वो उस बात को समझेंगी कि आयरन की डिफिशियंसी एनीमिया जो होती है बहुत कॉमन है। इंडिया में ज़्यादातर जो एनीमिया होती है लगभग 60 से 70% महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान एनीमिया होती है। उसमें से 80% महिलाओं को तो आयरन की कमी की वाली ही एनीमिया होती है। बट उनको जब भी डॉक्टर्स एनीमिया की टैबलेट्स देते हैं तो अच्छे से प्रॉपर कई बार उसको ले नहीं पाती, इसलिए जो एनीमिया जो सुधरनी चाहिए, जो खून बढ़ना चाहिए, उस स्पीड से नहीं बढ़ पाता। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन का सप्लीमेंटेशन अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध है। टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध है, कैप्सूल के फॉर्म में उपलब्ध है, लिक्विड फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में। यूजली टैबलेट के फॉर्म दिया जाता है और टैबलेट का जो आयरन का फॉर्म है वो अलग अलग साल्ट के प्रिपरेशन होते हैं। जैसे फेरस के फॉर्म में है, फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमरेट है, सक्सिनेट है। आजकल स्कारबेट बहुत पॉपुलर फॉर्म है। तो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनियां होती हैं अलग अलग साल्ट के प्रिपरेशन बनाती हैं, पर यूजुअली जो ज़रूरत है जो दिया जाता है वो ऐसा रहता है रिकमेंडेशन कि 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन रहे। तो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है उसकी अगर आप उस पर ब्रांडिंग में देखें तो 100 मिलीग्राम के आसपास रहता है कितना एक टैबलेट्स में है। और यूजुअली दिन के 2 या 3 टैबलेट्स एडवाइस की जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर एनीमिया है। यूजुअली जो गर्भावस्था के दौरान एनीमिया का ट्रीटमेंट है या आयरन की जो टेबलेट्स है उसको तीसरे या चौथे महीने के बाद दिया जाता है, क्योंकि जो आयरन की टेबलेट्स है उसमें से उल्टी आने के चांसेस रहते हैं, पेट में दर्द होता है, मेटालिक टेस्ट रहता है। और गर्भावस्था के दौरान भी जो हार्मोनल इफेक्ट होता है बॉडी में उसमें भी मेटालिक टेस्ट रहता है, तो काफ़ी दिक्कत आती है। बट अगर किसी को गर्भावस्था के पहले ही एनीमिया है तब तो उनको जैसे ही पता चलता है वैसे ही एडवाइस किया जाता है। पर अगर किसी को एनीमिया नहीं है इसलिए तीसरे महीने के बाद से उनको आयरन की टेबलेट स्टार्ट की जाती है। अब आयरन की टेबलेट ज़्यादातर आजकल कॉम्बिनेशन में चलता है। आयरन के साथ में आजकल जो विटामिन सी और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है वही सबसे अच्छा है। वो सस्ता रहता है और अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब आपको मैं कुछ देखभाल के जो ऑप्शन है वो बताता हूँ ताकि आयरन आपकी बॉडी में पूरा कम्प्लीटली अच्छे से एब्जॉर्ब हो और एनीमिया करेक्ट हो। तो सबसे पहली बात, जो आयरन की टेबलेट्स है वो खाली पेट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। खाने के साथ खाएंगे तो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि खाने के अंदर जो दूसरे प्रोडक्ट है इस आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो खाली पेट लेना है वाटर के साथ में, या तो हल्का जूस ले सकते हैं। प्रॉब्लम ये है खाली पेट लेने में कि ज़्यादातर लोगों को इसमें उल्टी आती है या पेट में दर्द रहता है, गैस्ट्रिक अपसेट सा होता है, पेन होता है। इसलिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खाली पेट ले पाते हैं। तो जो खाली पेट नहीं ले पाते हैं उनके लिए है कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का खाना खाएं, पूरा फुल खाना नहीं खाएं ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और ये खाना खाने के 1 घंटा पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद ही लें, तब बेटर ये एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको खाने में अवॉइड करनी है, जैसे कि एक तो कैल्शियम की टेबलेट साथ में नहीं लेना है, दूध नहीं पीना है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। इसी तरीके से ऐसे फूड जिसमें कैफ़ीन होता है, टी है, कॉफ़ी है या दूसरे जो कोल्ड ड्रिंक आते हैं जिसमें कैफ़ीन एडेड रहता है, वो सारे आयरन की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में रोकते हैं। ऐसे फूड जिनमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, होल ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सारे भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारे मिनरल्स और मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आयरन को उनसे अलग रखें, नहीं तो आयरन का जो लेवल है वो बॉडी में उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप एंटासिड ले रहे हैं जैसे एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है या तो पेंटाप्रोजोल, जो गैस की दवाइयाँ होती हैं, वो क्या करती है पेट के अंदर एसिड को बनाने को रोक देती है। पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको रिड्यूस कर देंगे, और जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए एसिडिटी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी दवाइयाँ अगर ले रहे हैं तो उसके साथ में आयरन का सप्लीमेंटेशन लेंगे तो ऑप्टिमल इफेक्ट नहीं आएगी जितनी ज़रूरत है। तो अगर गैस की दवाइयाँ चल रही है तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हो सकता है डोज की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो डॉक्टर से आपको जब भी मिलेंगे तो आपको बताना रहेगा कि मुझे गैस की दवा चलती है। तो एक आपको आइडिया रहनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई मेडिकेशन चल रही है तो इससे एक असर आ सकता है कि अच्छे से आयरन की टैबलेट का असर नहीं आए। अब बताते हैं कुछ ऐसे चीज़ें जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो एक तो है स्कारबिक एसिड, मतलब विटामिन सी। फ्रूट जूस होते हैं, ऑरेंज जूस है
या लेमन है या आंवला है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और खाली पेट मैंने बता दिया तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। अब थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि आयरन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ऐसे कौन से कारक होते हैं जिससे बहुत सारी महिलाएं आयरन की टैबलेट लेना छोड़ देती हैं। तो उसमें एक तो है कि उल्टी आना, मितली सा फील होना, पेट में दर्द रहना, गैस्ट्रिक अपसेट, मुंह के अंदर मेटालिक टेस्ट रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ धातुनुमा टेस्ट आ रहा है, खाने का मन नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकती है, दोनों हो सकता है गैस्ट्रिक अपसेट में। तो बहुत सारी महिलाएं इसका ट्रीटमेंट लेना छोड़ देती हैं या सप्लीमेंटेशन लेना छोड़ देती हैं। छोड़ना नहीं है, डॉक्टर से मिलें, दूसरे डोज पे आ जाएं, कम ज़्यादा डोज करवा सकते हैं, दूसरे ब्रांड्स पे आ जाएं या दूसरे साल्ट पे आ जाएं। अलग अलग तरह के साल्ट के प्रिपरेशन होते हैं, उस पे आ जाएं, सक्सिनेट, फ्यूमरेट और इस तरह के स्कारबेट, अलग अलग तरह के जो साल्ट के प्रिपरेशन है वो लेने से कई बार बॉडी के अंदर ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो ये बात हो गई साइड इफ़ेक्ट की। अब बात करते हैं कि रिस्पांस कितना आना चाहिए। तो अगर ये टैबलेट्स ऐसे चालू करेंगे, यूजुअली चालू कब करते हैं, यूजुअली जैसे अभी मैंने बताया कि चौथे महीने के बाद चालू करी जाती है, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में चौथे महीने के बाद, ताकि जब वोमिटिंग का सेंसेशन ख़त्म हो जाए। और इसको डिलीवरी के लगभग 100 दिन बाद तक दिया जाता है, ताकि एक तो जो आपकी बॉडी का आयरन रिजर्व है जो बोन्स के अंदर से निकल आया है वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाए। लैक्टेशन में भी ज़रूरत पड़ती है और बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें तो ज़रूरत पड़ती है। ऐसे भी दूसरे जो एनीमिया के केसेस हैं, जैसे बच्चों में एनीमिया केस हैं या बड़ों में जो एनीमिया के केसेस हैं, खून की कमी होने के बाद एक तो आयरन की ज़रूरत होती है खून बनने के लिए, आरबीसी बनने के लिए, और आपकी बॉडी के अंदर स्टोर भी काफ़ी क्वांटिटी में आ जाए। बस इस बात को ध्यान रखना रहता है कि आप जब भी आयरन का सप्लीमेंटेशन लें तो बीच बीच में चेक भी करवाते रहें कि एक्चुअल में आयरन की ही कमी कारण एनीमिया है कि दूसरी तो नहीं है, क्योंकि वो कई बार एनीमिया करेक्ट नहीं होगा। अगर एनीमिया आयरन के कारण नहीं है तो एक तो करेक्ट नहीं होगी और आयरन का स्टोर बॉडी में बढ़ेगा तो हो सकता है कई बार वो डेंजरस कंडीशन हो सकती है। तो ये तो टैबलेट की फॉर्म है। कुछ बार लिक्विड प्रिपरेशन यूजुअली एडल्ट्स में नहीं दिए जाते, कई बार ले भी सकते हैं अगर गैस्ट्रिक अपसेट ज़्यादा है, पर मेटालिक टेस्ट आता है मुंह के अंदर, टीथ में स्टेनिंग हो जाती है, टंग में स्टेनिंग हो जाती है। और ऐसी महिलाएं जिनके या तो बहुत सीवियर एनीमिया है, एनीमिया 3, 4, 5 की रेंज में हो गई जब टैबलेट्स काम नहीं कर सकती, या तो उनके पेट में अंदर कुछ गड़बड़ है, पेट के अंदर या तो कीड़े हैं, हुकबर्न का इन्फेक्शन है, या छाले पड़े हैं पेट में, या पेट की सर्जरी हुई थी पहले, या पेट में कुछ ऑटोइम्यून कुछ बीमारियां होती हैं, क्रोन्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह। अगर पेट के अंदर गड़बड़ है तो उनको फिर इंट्रामस्कुलर या आईवी सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जो ज़्यादा लेट स्टेज में पहुंचने वाली, मतलब डिलीवरी बिल्कुल आने वाली है, 1-2 हफ्ते बचे हैं, मतलब कि 30-35 वीक के बाद अगर आती है, एनीमिया ज़्यादा है, तो उस केस में ओरल टैबलेट से काम नहीं चलेगा, तो उनको फिर इंट्रामस्कुलर मतलब मसल के अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं। मसल के अंदर इंजेक्शन देने में प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा जो मसल साइट में पेन होने के चांसेस रहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस रहता है, एब्सेस बनने के चांसेस रहता है, तो वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना रहता है। और स्टेनिंग स्किन में होने की संभावना रहती है। ऐसे ही इंट्रावीनस भी दिया जा सकता है। वो डोज कैलकुलेशन की आपकी हीमोग्लोबिन लेवल कितनी है, आप किस एज में है, वेट क्या है, सारा कैलकुलेट करने के बाद भी इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्रावीनस इंजेक्शन के भी कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ केसेस में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन वगैरह हो जाती है। तो जब भी इंट्रावीनस इंजेक्शन वगैरह लेंगे तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना होता है। और अगर ज़्यादा ही हीमोग्लोबिन की कमी है और इससे भी रिस्पांस नहीं आता तो कुछ केसेस में फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, खून चढ़ाने। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन मतलब यही था कि ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको आखिरी समय में खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जान जाने की भी खतरा बना रहता है, पीपीएच होने का खतरा रहता है, हाइपरटेंशन हो जाता है महिला को। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन बचने के लिए जितनी जल्दी हो जाए, जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोज हो, तो आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन चालू होना चाहिए। और जो मैंने बताया कंडीशन कि किस किस फूड के साथ लेना है, किसके साथ नहीं लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप जिसको भी डॉक्टर्स को दिखाते हैं उसके पास जाके उससे सलाह लें। तो ये सारी जो गर्भावस्था के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने वाली होगी, जो प्रॉब्लम आने वाली होगी, जो बॉडी को नुकसान होने वाला होगा, उससे बचा जा सकता है। तो बेसिक मोटो यही था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपने आप को कैसे रख रखाव करना है, या जो खून की कमी हुई है आयरन के कारण, आयरन की कमी के कारण, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, और टेबलेट लेते समय हमें क्या सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, सारे विषय मैंने क्लियर कर दिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।